नमस्कार, राम राम दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की हमारी क्लास में। आज हम जानेंगे हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड पीछे के एग्जाम में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। रीट पात्रता 2025 की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए आज की क्लास बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि पीछे के एग्जाम में हिंदी वर्णमाला से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको हम आज यहाँ व्याख्या सहित जानेंगे। तथा बोर्ड क्लास में भी हिंदी वर्णमाला का टॉपिक काफ़ी मायने रखता है, इसलिए उन बच्चों के लिए भी आज की जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलो दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण हैं। दोस्तों, यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या बतानी है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं 33, 44, 54, 36। दोस्तों, हमें पता है हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं, जिसमें से 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट वन, किसी भाषा के लिखने का ढंग कहलाता है। किसी भी भाषा के लिखने का एक जो निश्चित तरीका होता है दोस्तों, या फिर लिखने का जो ढंग होता है, उसे हम लिपि कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा 1। दोस्तों, इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो ऑप्शन दिए गए हैं वर्ण वर्ण को अगर देखें तो हिंदी भाषा में वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका विभाजन नहीं हो सकता। शब्द वर्णों वर्णों के संयोजन से या वर्णों के मिलने से जो अर्थपूर्ण समूह बनता है उनको हम दोस्तों शब्द कहते हैं, और शब्दों के संयोजन से या शब्दों के मिलने से जो समूह बनता है उसको हम वाक्य कहते हैं। क्वेश्चन की परिभाषा व्याख्या देखें तो दोस्तों, किसी भाषा को लिखने का एक निश्चित तरीका होता है जिसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हमने जाना था कि वर्ण किसे कहते हैं, यही क्वेश्चन में आया है। शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई है, तो शब्द निर्माण की जो सूक्ष्म इकाई है दोस्तों वह वर्ण होती है। शब्द निर्माण की सबसे सूक्ष्म इकाई वर्ण होती है। हिंदी भाषा में वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका विभाजन नहीं हो सकता है, और दोस्तों वर्णों का जो सार्थक समूह है जिसका कुछ अर्थ निकल सके वह शब्द कहलाता है। नेक्स्ट वन दोस्तों, वर्णों का समूह कहलाता है। यहाँ पर हमें वर्णों का समूह बताना है कि अलग अलग वर्ण मिलकर जो समूह बनाते हैं उनको क्या कहते हैं। दोस्तों, वर्णों का जो समूह होता है उनको हम वर्णमाला बोलते हैं। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है कि वर्णों का एक तो अर्थपूर्ण समूह होता है और एक वर्णों का समूह होता है। अगर वर्णों का समूह हो दोस्तों तो वो वर्णमाला होगी, और जब वर्ण मिलकर कोई अर्थपूर्ण समूह बनाए तो उसको दोस्तों हम शब्द कहते हैं। ये ध्यान में रखने योग्य बात है। लिपि के बारे में हमने अभी जाना था दोस्तों, प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला में कुल 44 वर्ण है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ए स्वर है, यानी कि जो ए जो होता है वह कौन सा स्वर है, इसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं दीर्घ स्वर, अनुस्वर, ह्रस्व और अयोगवा है। इसमें हमें देखना है कि ए है वो कौन सा स्वर है। दोस्तों, हमें पता है कि ए स्वर जो है ए आ प्लस ई के सहयोग से बनता है ए। इसको हम अगर शुद्ध उच्चारण में देखें तो ए ही बोलते हैं, क्योंकि ये स्वरों के मेल से बनता है, इसलिए इसको दीर्घ स्वर कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ई स्वर है। ई दोस्तों, ई स्वर किसी भी दूसरे स्वर के मेल से नहीं बना है, ये इकलौते स्वर से बना है, इसलिए यह मूल स्वर है दोस्तों। अगर व्याख्या देखें, जो स्वर दूसरे स्वरों के मेल से ना बने हों उन्हें मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर दोस्तों 4 होते हैं, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये दोस्तों मूल स्वर कहलाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उन्हें कहते हैं। दोस्तों, जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, यानी कि दूसरे वर्णों की या दूसरे किसी भी प्रकार की सहायता नहीं ली जाती, यानी कि एक तरह से बोलें कि निर्बाध उच्चारण जिसका हम कर सकते हैं वो होते हैं दोस्तों स्वर। तो इसमें पहला ऑप्शन व्यंजन है, दूसरा भाषा, लिपि, अंतिम जो हमें ऑप्शन दिया गया स्वर, ये हमारा राइट आंसर होगा। निर्बाधक से सिर्फ स्वरों को ही बोला जाता है। व्याख्या देखें, स्वरों के निर्बाध उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। नेक्स्ट वन, दीर्घ स्वर का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर दोस्तों हमें दीर्घ स्वर के बारे में बताना है जो दीर्घ स्वर नहीं है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं आ, री, ई, ओ। दोस्तों, यहाँ पर आ है जो कि अलग अलग स्वरों से मिलकर बना है, बड़ी ई है, ये भी अलग अलग स्वरों से मिलकर बना है,
औ है, ये भी अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन 1 बच जाता है री। री हमेशा मूल स्वर होता है। हिंदी में हमने जाना था दोस्तों, मूल स्वर 4 होते हैं। उसके बारे में पिछले क्वेश्चन में हमने जाना था। मूल स्वर हमारे ए, ई, ऊ और री होते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा री। नेक्स्ट वन दोस्तों, अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं आँख, फेंस, गंगा, भेंट। इनमें हमें देखना है कि कौन से शब्द में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, अगर हम चारों शब्दों को देखें तो अनुस्वार का प्रयोग मुख्यतः गंगा शब्द में हुआ है। गंगा शब्द में पंचम वर्ण प्रयुक्त होने के कारण पंचम वर्ण अनुस्वार प्रयुक्त हुआ। पंचम वर्ण के कारण गंगा का उच्चारण करने पर हवा मुंह के साथ नाक से भी निकलती है। गंगा का मानक रूप गंगा होता है। गंगा एवं गंगा दोनों ही शुद्ध शब्द हैं। दोनों प्रकार से इसको लिखे जाते हैं, ऊपर अनुस्वार लगाने से या फिर नीचे गह लगाने से। वर्तमान समय में पंचम वर्ण को अनुस्वार का रूप माना जाता है। आँख, भैंस, भेंट के उच्चारण में पंचम वर्ण की कोई भूमिका नहीं है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा गंगा होगा। नेक्स्ट वन दोस्तों, ये जो बाकी ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ये अनुस्वार न होकर अनुनासिक शब्द होते हैं। जिसके ऊपर चंद्र बिंदु जिसको हम बोलते हैं वो लगते हैं, वो अनुनासिक शब्द कहलाते हैं। और जो एक बिंदु टाइप में लगता है उसको हम अनुस्वार कहते हैं। स्वरों की संख्या होती है। यहाँ पर दोस्तों हमें स्वरों की संख्या बतानी है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 11। स्वरों की संख्या 11 होती है। जो ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ये हमारे 11 स्वर होते हैं। दोस्तों, हमें पता है कि री जो स्वर है उसका आगमन हिंदी में संस्कृत से हुआ है। री शब्द संस्कृत भाषा का है जो कि हिंदी में आया है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या हमें बतानी है दोस्तों। स्पर्श व्यंजन की संख्या ऑप्शन हमें दिए गए हैं 36, 33, 4, 25। राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। यानी कि अगर हम स्पर्श व्यंजन की बात करें दोस्तों, तो स्पर्श व्यंजन में क वर्ण आता है, च वर्ण आता है, ट वर्ण आता है, त वर्ण आता है, प वर्ण आता है। यानी कि दोस्तों अगर बात करें स्पर्श व्यंजन के जो 25 व्यंजन होते हैं उनके बारे में, तो जो क वर्ग होता है हमारा क, ख, ग, ग, ड़, ये संपूर्ण स्पर्श व्यंजन में आता है। च वर्ग च, छ, ज, छ, ण, ट वर्ग ट, ठ, ढ, ठ, ञ, त वर्ग त, थ, द, थ, न, और प वर्ग प, फ, ब, फ, म, ये सब स्पर्श व्यंजन में आते हैं। क्वेश्चन की व्याख्या देखें तो हिंदी वर्णमाला में 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, ये सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट वन दोस्तों, व्यंजनों की संख्या है। यहाँ पर हमने व्यंजन कितने होते हैं, कुल व्यंजन कितने होते हैं उसके बारे में बताना है। हमने पीछे एक क्वेश्चन आया था उसमें जाने थे कि हिंदी वर्णमाला में दोस्तों 44 वर्ण होते हैं, जिसमें से 11 हमारे स्वर होते हैं दोस्तों, और इसके अलावा जो बाकी बच गए 33 हमारे व्यंजन होते हैं। इसलिए व्यंजनों की संख्या राइट आंसर होगा पहला 33। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं। दोस्तों, जय का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि जय जो होता है, हम हमारी नॉर्मल भाषा में या फिर लोकल भाषा में हम इसको गए बोलते हैं, और हिंदी में ये जय होता है। तो जय का निर्माण होता है या गय का निर्माण होता है, इसका राइट आंसर बताना है। पहला हमें ऑप्शन दिया गया है गय जमा ये, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जय जमा ए, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है गय जमा जय, चौथा ऑप्शन जो है हमें दिया गया है जय जमा ये। दोस्तों, पहली दफ़ा अगर हम एक ट्रिक की बात करें, तो अगर किसी भी शब्द का संधि विच्छेद किया गया हो और संधि विच्छेद जमा से पहले का जो शब्द है, जो वर्ण होता है, उसको अगर हलंत न लगा हो, तो वो हमारा हमेशा गलत आंसर होता है। इसलिए जिस भी जमा से पहले वाले वर्ण पर हलंत ना हो तो वो हमेशा गलत होगा, इसलिए उसको तो सीधा ही गलत कर देना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन 2 बचते हैं, गय जमा ये। तो दोस्तों, हम अगर शुद्ध हिंदी में जाने तो हमेशा जो जय है वो जय जमा अय से बनता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2।
जय इसको दोस्तों जय जो है इसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। यह जय, ये और ए तीनों वर्णों के मिलने से बना है। नेक्स्ट वन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है जो अढ़ और ढ व्यंजन है वो कौन सा है। इसमें ऑप्शन हमें दिए गए हैं ऊष्म, अंतस्थ, घोष, उच्छिक्त। तो हमें राइट आंसर यहाँ पर बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर उच्छिक्त होगा। उत्क्षिप्त व्यंजन को ताड़नजात नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ताड़नजात नाम से उत्क्षिप्त व्यंजन को जाना जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिसे अचानक मुंह में जिह्वा या अन्य किसी भाग में सिकुड़कर किसी अन्य भाग की ओर फेंका जाता है, उनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट वन दोस्तों स्वर एवं व्यंजन नहीं है। नीचे हमें कुछ समूह दिए गए हैं जिनमें हमें देखना है कि स्वर और व्यंजन नहीं है। पहला हमें दिया गया है अन, ए। दूसरा हमें दिया गया है ए छोटा ऊ। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है ए आई। चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है ई और बड़ी ई। इनमें दोस्तों हमको वो समूह बताना है जो स्वर और व्यंजन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है अन, अनुस्वार और एह हमें दिए गए हैं। यानी कि ये जो ग्रुप है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 वाला, ये अयोगवाह वर्ण होते हैं। ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। जबकि दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 में ए और छोटा ऊ ये हमारे स्वर के अंतर्गत आते हैं। ए आई ये भी हमारे दोस्तों स्वर के अंतर्गत आते हैं और ई भी स्वर के अंतर्गत आते हैं। अतः है ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। अन है न तो स्वर है दोस्तों, न ही व्यंजन है। हिंदी व्याकरण में इन्हें अयोगवाह वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। नासिक की ध्वनि नहीं है। अगले क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो नासिक की ध्वनि नहीं है वो राइट ऑप्शन हमें देखना है। पहला हमें दिया गया है क, दूसरा मैं, तीसरा ऑप्शन न और अन अनुस्वार के साथ है। दोस्तों यहाँ पर नासिक की ध्वनि क में नहीं मिलती है। हमें पता है कि दोस्तों क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के जो पंचम वर्ण होते हैं, यानी कि इन वर्गों के जो 5वें अक्षर होते हैं अण, अण, ऐ, न और मैं, ये सभी नासिक के कहलाते हैं दोस्तों। तो इसमें सही हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा क। अगर व्याख्या देखें इसकी, सभी वर्गों के क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के पंचम वर्ण अण, अड़, अण, ये, न, मैं, ये सब दोस्तों नासिक के ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। चंद्र बिंदु ऊपर, जो चंद्र बिंदु किसी भी वर्ण के ऊपर लगती है टिमकी के साथ, जो हाफ अर्धाकार गोला होता है उसको चंद्र बिंदु बोलते हैं दोस्तों। और एक किसी वर्ण के ऊपर जो एक बिंदु लगती है उसको अनुस्वार बोलते हैं। ये भी दोस्तों नासिक की ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा है हिंदी शब्दकोश से रिलेटेड क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी शब्दकोश के क्रम की प्रारंभिक ध्वनि है। हिंदी शब्दकोश के क्रम की हमें प्रारंभिक ध्वनि बतानी है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमने नासिक के जो ध्वनियाँ पढ़ी थी, तो हिंदी शब्दकोश की प्रारंभिक ध्वनि हमेशा नासिकीय होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हिंदी शब्दकोश में सर्वप्रथम नासिकीय ध्वनि यानी कि चंद्रबिंदु वाले शब्द, उसके बाद अनुस्वार यानी कि नासिकीय ध्वनि अनुस्वार वाले शब्द आते हैं। हमेशा याद रखना है दोस्तों, हिंदी शब्दकोश की प्रारंभिक ध्वनि हमेशा नासिक के यानी चंद्रबिंदु वाले जो शब्द होते हैं वो, उसके बाद अनुस्वार वाले शब्द होते हैं वो आते हैं। नेक्स्ट वन दोस्तों, मन के भावों को दूसरों को प्रकट करने का माध्यम है। जो हमारे मन में जो भाव होते हैं उनको दूसरों के सामने प्रकट करने का जो माध्यम है उसको कहा जाता है दोस्तों। जब भी हमारी कोई बात होती है वो हम अगर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वो किसी भाषा के थ्रू ही दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। और पूरे संसार में दोस्तों हर एक सजीव जो जीव होता है उसका एक दूसरे से भाव प्रकट करने का जो माध्यम होता है वो भाषा ही होता है। तो हमारा राइट आंसर इसमें दोस्तों भाषा हो जाएगा। भाषा परस्पर विचार विनिमय का माध्यम है। अपने जो विचार हैं एक दूसरे से विनिमय कर सकते हैं, उसका माध्यम भाषा होता है। नेक्स्ट वन दोस्तों, प्रत्येक वर्ग के प्रथम 2 वर्ण एवं स कहलाते हैं। दोस्तों प्रत्येक वर्ग के प्रथम 2 वर्ण हमेशा
अघोष होते हैं, प्लस से ये भी अघोष वर्णों में आता है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अघोष व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल 13 अघोष व्यंजन है दोस्तों। प्रत्येक वर्ग के प्रथम 2 वर्ण कै, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, स, है, ये सभी 13 जो वर्ण है ये अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और इनके अलावा जो व्यंजन बचे हैं हमारे वो सघोष व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द क्रम में पहले आएगा? जो शब्द सबसे पहले आएगा उसके बारे में हमें बताना है। दोस्तों, हमें पता है कि शब्दकोश की शुरुआत नासिक वर्ण से होती है। उसमें जो चंद्र बिंदु के जो वर्ण स्टार्ट होते हैं वो सबसे पहले आएंगे। उसके बाद अनुस्वार युक्त स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्द आएंगे। तो हमें ऑप्शन में दिया गया है पहला ऑप्शन कम, दूसरा कतार, तीसरा कंचन और चौथा शब्द है कंकर। इनमें हमें शब्द क्रम में सबसे पहले आने वाला शब्द देखना है। दोस्तों, यहाँ पर देखो, ऑप्शन नंबर 3 और 4 में यहाँ अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। तो हमें पता है कि सबसे पहले हिंदी शब्दकोश में अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु के बाद अनुस्वार ही आता है। तो यहाँ पर अनुस्वार हमें दिया गया है, तो सबसे पहले अनुस्वार से स्टार्ट होने वाले वर्ण आएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 व 2 तो अपने आप गलत हो जाते हैं। हमारे पास ऑप्शन बचते हैं 2, कंचन और कंकर। कंचन में पहला शब्द अनुस्वार से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, और कंकर में भी पहला शब्द अनुस्वार से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद ये सेम है, तो हम दूसरे वर्ण के ऊपर चलते हैं दोस्तों। दूसरा यहाँ पर च से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर कै से स्टार्ट हो रहा है। तो जो क्रम में पहले आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ राइट आंसर हमारा है कंकर। तो राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारा कंकर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में हम व्याख्या देखें, शब्दकोश में सबसे पहले वे शब्द आएंगे जिनका प्रारंभिक वर्ण अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु वाला हो, अनुनासिक चंद्र बिंदु युक्त स्वर हो। उसके बाद अनुस्वार यानी कि जो किसी भी वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगाई होती है उससे युक्त स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्द आते हैं। विसर्ग युक्त स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्द तीसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों। सामान्य स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्द इसके बाद आते हैं, और व्यंजन से प्रारंभ होने वाले स्वर सबसे लास्ट में आते हैं। व्यंजन में भी दोस्तों क्रम के हिसाब से वर्ण आते हैं। नेक्स्ट वन हमारा है दोस्तों, यहाँ पर देखो जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनका दोस्तों विच्छेद कर हमें बताया गया है। जैसे पहला हमारा ऑप्शन था कम, ये कैसे स्टार्ट होता है दोस्तों, इसके बाद ए आता है। अगला हमारा है कतार, यह भी कैसे स्टार्ट होता है दोस्तों, ए जमा तय। इसके बाद दोस्तों कंचन, ये कै ए और अनुस्वार से दोस्तों कैसे सभी स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। पर अगर ऑप्शन नंबर 3 और 4 में देखेंगे तो 3 नंबर पर हमारा अनुस्वार आ रहा है, और यहाँ पर 3 नंबर पर इनकी स्टार्टिंग मैं व्यंजन से हो रही है और यहाँ तय व्यंजन से हो रही है। और हम जानते हैं कि स्वर के बाद व्यंजन का क्रम आता है, इसलिए राइट आंसर इसमें ये दो तो अपने आप गलत हो जाएंगे, कम और कतार। तो इसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं कंचन और कंकर। फिर अनुस्वार के बाद देखें तो कंकर में दोस्तों स्टार्टिंग कै व्यंजन से हो रही है और यहाँ पर च व्यंजन से हो रही है कंचन में। तो व्यंजन में भी क्रम जो पहले आएगा वो पहले होगा, उस हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर हमारा कंकर हुआ था। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथक, प्रथा, पर्त एवं पर्वत का शब्दकोश में सही क्रम क्या होगा? हमें अब शब्दकोश में सही क्रम के बारे में बताना है दोस्तों। यहाँ पर हमें 4 शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द हमारा पृथक, प्रथा, दूसरा पर्त और पर्वत। इनको शब्दकोश के हिसाब से सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हमें पता है दोस्तों सभी की स्टार्टिंग पै व्यंजन से हो रही है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो इन सब में पहला तो हम ये देखते हैं कि अनुनासिक शब्द की स्टार्ट अनुनासिक शब्द से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि यह है अनुस्वार से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर अनुस्वार से नहीं हो रहा है तो हम फिर विसर्ग से जानेंगे दोस्तों, विसर्ग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और विसर्ग से भी नहीं हो रहा है तो हम देखेंगे दोस्तों कि ये स्वर से स्टार्ट हो रहा है। स्वर से नहीं होने पर व्यंजन को देखेंगे, और व्यंजन में भी जो वर्ण क्रम के हिसाब से पहले आएगा वही हमें शब्दकोश में भी पहले रखेंगे। हम देखते हैं पै जमा ए जमा
तो लगभग हर शब्द में बन रहे हैं। इसके बाद देखो दोस्तों, जो हमारे पास पर्त शब्द है, इसमें र जमा ए बन रहा है। तो हमारा राइट आंसर, अगर यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, वो शब्दकोश के हिसाब से सही क्रम में ऑप्शन नंबर 3 वाला ऑप्शन होगा। इसकी व्याख्या देखें दोस्तों, तो हमने अभी भी आपको बताया था कि जो अनुस्वार है वो पहले आएगा, सॉरी चंद्रबिंदु है वो पहले आएगा, अनुस्वार उसके बाद आ जाएगा, विसर्ग तीसरे नंबर पर आ जाएगा, विसर्ग से जो स्वर चालू होते हैं वो सामान्य स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्द हैं वो 4 नंबर पर आ जाएंगे, और व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द हैं वो लास्ट में आते हैं। यह हमने जाना था। अगर इस क्वेश्चन के दोस्तों ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन का पृथक्करण यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। पहला है प्री, पै जमा री। इसके बाद प्रथा दोस्तों, पै जमा रे। इसके बाद पर्थ है दोस्तों, पै जमा ए। यहाँ पर जो पर्थ है दोस्तों, उसमें पहले पै व्यंजन सभी में सेम है। इसके बाद पृथक पृथक जो है उसमें रीज स्वर आ जाता है, और प्रथा जो है इसमें रे व्यंजन आता है। पर्वत जो है इसमें पै प्लस ए व्यंजन आता है। तो हमारे दो जो ऑप्शन हैं वो तो हमें पता है कि अंत में चले गए, जैसे पृथक है और प्रथा है। हमारे पास ऑप्शन दो बचते हैं, पर्त और पर्वत। अब देखते हैं दोस्तों, रै के बाद जो व्यंजन तय आता है वो प्रित में आ रहा है, और पर्वत में रै के बाद वह व्यंजन आता है, और इनका क्रम देखें तो तय का क्रम पहले आता है, इसलिए सबसे पहले हमारा आएगा पर्वत। एक नंबर पे हमारा पर्वत होगा, सॉरी पर्थ होगा, और 2 नंबर पे हमारा पर्वत हो जाएगा, 3 नंबर पे हमारा पृथक हो जाएगा, और 4 नंबर पर प्रथा। इसलिए राइट ऑप्शन हमने अभी किया कि जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा राइट आंसर है। चलो दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम प्रथम आने वाला शब्द यहाँ देखना है। फिर से दोस्तों शब्दकोश का अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे हम इसको। पहला हमें दिया गया है ऑप्शन रंग, दूसरा रई, तीसरा रकम, चौथा रहीस। दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, जिसका आंसर तो आप सभी को पता होगा। तो दोस्तों जो शब्द मैंने पीछे भी काफ़ी बार बताया आपको कि जो शब्द अनुनासिक से स्टार्ट होते हैं वो स्वर सबसे पहले, इसके बाद अनुस्वार से स्टार्ट होने वाले या शुरू होने वाले स्वर आते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दोस्तों रंग जो हमारा पहला ही ऑप्शन अनुस्वार से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए सर्वप्रथम आने वाला शब्द हमारा रंग हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। व्याख्या दोस्तों आपको अभी बताई थी। सबसे पहले अनुनासिक चंद्रबिंदु युक्त स्वर आते हैं, उसके बाद अनुस्वार युक्त स्वर आते हैं, इसके बाद विसर्ग युक्त स्वर आते हैं दोस्तों, फिर सामान्य स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्द आते हैं, और अंत में व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द आते हैं। यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों के जो विच्छेद किए गए हैं, पहला है रंग, रे जमा ए प्लस अनुस्वार प्लस ग ए। अनुस्वार आया इसलिए ये हमारा सबसे पहले आने वाला शब्द बन गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, शब्दकोश में कर्म की दृष्टि से पहला शब्द है। इसमें भी शब्दकोश में कर्म की दृष्टि से शब्द पूछा गया है दोस्तों। हमें ऑप्शन दिए गए हैं रू आंसा, रू आंसा, रू आब, रुकना और रुतबा। दोस्तों यहाँ पर पहला शब्द हमें रुआंसा दिया गया है। इसमें अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो दोस्तों रे जमा छोटा ऊ जमा आ जमा अनुस्वार जमा से जमा आ, यानी कि पहले अगर सीधा सीधा हम देखें तो अनुस्वार पहले देखेंगे कि एक ऑप्शन में हमारे पास अनुस्वार दिया गया है दोस्तों, दूसरे में अनुस्वार नहीं है, तीसरे में भी अनुस्वार नहीं है, और अंत में भी अनुस्वार नहीं है। इसलिए दोस्तों जो अनुस्वार वाला शब्द है वो हमारा सर्वप्रथम आएगा। और क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया है, शब्दकोश क्रम की दृष्टि से पहला शब्द कौन सा है, तो राइट आंसर हमारा होगा रुआंसा। व्याख्या देखें, वही पीछे वाली व्याख्या शब्द। दोस्तों शब्दकोश में सबसे पहले वे शब्द आएंगे जिनका प्रारंभिक वर्ण अनुनासिक यानी कि चंद्रबिंदु से युक्त स्वर हो, इसके बाद अनुस्वार से युक्त स्वर वाले शब्द आएंगे, इसके बाद विसर्ग युक्त स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्द आएंगे, फिर सामान्य स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्द आते हैं, और अंत में व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द आते हैं। ऑप्शनों की डिटेल अगर हम जाने तो रुआंसा शब्द है रे जमा ऊ जमा आ प्लस अनुस्वार प्लस से जमा आ, ये इनका विभाजन विच्छेद होता है दोस्तों। रुआ में रे जमा ऊ जमा आ, यहाँ तक ये दोनों सेम है दोस्तों। इसके बाद जो ये अनुस्वार आया है
यहाँ पर व्यंजन ब आया है, तो इसमें दोस्तों पहले रुआंसा आएगा। यहाँ पे भी देखें तो रै जमा ऊ जमा यहाँ पर आ व्यंजन आया है और रुकना में कै आया है, इसलिए रुकना और रुआंसा में रुआंसा पहले आएगा। रुआंसा और रुतबा में देखें तो रै जमा ऊ जमा यहाँ पर तय व्यंजन आया है और यहाँ पर आ व्यंजन के कारण सबसे पहले आने वाला शब्द हमारा रुआंसा हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट वन, शब्दकोश में आने वाले पहले आने वाला शब्द हमें बताना है। हमें शब्द दिया गया है वक्त, वरंक, वृक्क और वर्ग। इसमें हमें देखना है दोस्तों जो शब्द पहले आएगा वो बताना है। तो दोस्तों इसमें जो वक्त शब्द है वो सबसे पहले आएगा, क्योंकि इसमें वह जमा ए जमा कै जमा तय ए दिया हुआ है। अगर दूसरे वर्ग को देखें दोस्तों तो वह जमा ए जमा रै दिया हुआ है, तो व्यंजन में सबसे पहले कै आता है। इसी तरह तीसरा जो हमारा ऑप्शन है इसमें वह जमा ए जमा रै दिया हुआ है, तो व्यंजन में कै सबसे पहले आने के कारण हमारा राइट आंसर होगा वक्त। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, शब्दकोश में निम्न शब्दों का सही क्रम बताइए। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका सही क्रम बताना है। पहला दिया गया है विश्व, विश्वम्भरा, विश्वस्त, विश्वास। इन शब्दों को हमें सही क्रम में बताना है, यानी कि जो सही क्रम में जो ऑप्शन है उसको बताना है। दोस्तों हमने जाना था जो अनुनासिक या अनुस्वार से जो स्वर स्टार्ट होते हैं वो सबसे पहले आएगा, तो इसमें विश्वम्भरा जो है शब्द वो अनुस्वार से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो विश्वम्भरा से स्टार्ट हो रहे हैं, बाकी 1 और 2 अनुस्वार से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये तो अपने आप गलत हो जाएंगे दोस्तों। अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं 2, विश्वम्भरा, विश्वम्भरा से जो स्टार्ट हो रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 और 4। अब इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 में विश्वस्त शब्द जो है वो 2 नंबर पर दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर में विश्व दिया हुआ है, तो विश्व तक तो ये दोनों सही हैं। इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 में कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए क्रम के आधार पर विश्व पहले आएगा विश्वस्त से, तो ऑप्शन नंबर 3 भी अपने आप खत्म हो जाता है। हमारे पास राइट आंसर अपने आप ऑप्शन नंबर 4 बच जाता है। दोस्तों अगर इनका विच्छेद करें इन दिए हुए ऑप्शनों का, तो विश्व का वी जमा ई जमा स जमा व जमा ए होता है, और विश्वम्भरा का वी जमा ई जमा स जमा ए व जमा ए होता है, पर इसके बाद अनुस्वार आ जाता है। तो अनुस्वार जहाँ आएगा वहाँ शुरुआत दोस्तों उसी की पहले होगी, तो हमारा इसी के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर 4 था वो सही हुआ है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, शकल, सचल, सक्षम शब्दों को सही सही क्रम में बताइए या फिर सही क्रम में लिखिए, यानी कि जो सही क्रम दिया गया है वो ऑप्शन हमें देखना है। यहाँ पर संतान में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, तो जो अनुस्वार होगा अनुस्वार से स्टार्ट होगा वो ऑप्शन हमारा राइट होगा। पहला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ये अनुस्वार संतान से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा ऑप्शन जो है सकल से स्टार्ट हो रहा है, तो ये अपने आप गलत हो गया दोस्तों। तीसरा ऑप्शन फिर से सकल से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा संतान से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन नंबर 1 व 4। इसमें दूसरा शब्द देखेंगे दोस्तों, दूसरा सकल सा है, ऑप्शन नंबर 4 में भी दूसरा शब्द सकल है। इसके बाद तीसरा देखेंगे, तीसरा संचल, और इसमें है ऑप्शन नंबर 4 में सक्षम। दोस्तों से अगर इनका संचल का संधि विच्छेद करें दोस्तों हम, तो हमारे पास हमको मिलता है कि से जमा ए, च जमा ए और ले जमा ए बनता है। और अगर सक्षम का संधि विच्छेद करें दोस्तों, तो से जमा ए, कै जमा से और ए जमा में जमा ए बनता है। तो यहाँ पर जो कै व्यंजन है दोस्तों यह च व्यंजन से पहले आता है, इसलिए सक्षम जो शब्द है वो चंचल से पहले आएगा, इसलिए हमारा राइट जो आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि हिंदी में अक्षय जिसको कस्य बोलते हैं, यह दोस्तों कै जमा से जमा ए से मिलकर बना होता है, इसे भी दोस्तों संयुक्ताक्षर बोला जाता है। दोस्तों अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को
लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना न भूलें। हम आपके लिए लेकर बहुत अच्छा-अच्छा जो मटेरियल है हिंदी से रिलेटेड वो लेकर हम हाज़िर होंगे फिर से अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।